उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने 50 वर्षों तक सत्ता के गलियारों से लेकर संसद की दहलीज तक हरदोई का परचम लहराया। पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद कद्दावर नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी से आज हम मुलाकात करेंगे और पूछेंगे उनसे कुछ तीखे सवाल। डॉक्टर साहब, इंडियन ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 वर्षों का राजनीतिक अनुभव अमूमन इतनी लोगों की उम्र नहीं होती है आज के जीवन में। जब आपके राजनीतिक इस चर्चा की, इस यात्रा की जब महागाथा लिखी जाएगी तो कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों में कुछ हरदोई के युवाओं के भी प्रश्न हैं। इन 50 वर्षों में आपकी जो सियासी सफर रहा, इससे हरदोई के युवाओं में को क्या मिला? क्या उनके जीवन में बदलाव आया? देखिए, जब मैं राजनीति में सक्रिय राजनीति में आया 1977 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत करके आया। उस समय हमारे ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ये थी कि 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर तक कोई प्राथमिक विद्यालय एक गांव से दूसरे गांव बीचते। छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पदयात्रा करके दूसरे स्कूल में जाया करते थे। तो मैंने प्रयास किया कि हर गांव सभा में एक प्राइमरी स्कूल बने और मैं कम से कम अपने कार्यकाल में मैंने सुनिश्चित कर लिया कि कोई विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना न हो। हर न्याय पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना मैंने कराई, उनके सुंदर भवनों का निर्माण कराने का काम किया और ये प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हों, आने जाने के अच्छे साधन हों। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5 किलोमीटर भी डामर सड़क नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने हरदोई से पिहानी तक की सड़क, फिर पिहानी से जानीखेड़ा तक की सड़क और उसके बाद पूरे क्षेत्र की सड़कों को कैसे बनाया जाए और कैसे पूरे क्षेत्र को जोड़ा जाए, तो नक्शे में को बैठ रख करके विधानसभा के नक्शे को उनको हम तैयार करते थे, इसको यहाँ से इसको ऐसे, और पीडब्ल्यूडी पे दबाव बना करके उस तरह तो यातायात के साधनों, शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो हमारे क्षेत्र में तमाम सारे विद्यालय बने और जब ये लगा कि पढ़े लिखे बच्चों के लिए आगे की शिक्षा क्या होगा, पूरे हरदोई जनपद में एक डिग्री कॉलेज था, CSN डिग्री कॉलेज। विज्ञान और कॉमर्स की शिक्षा के लिए बच्चों को लखनऊ या बरेली जाना पड़ता था, गरीब परिवार के बच्चे नहीं जा पाते थे। तो मैं उस समय उच्च शिक्षा मंत्री बना और मैंने पहला काम किया कि हरदोई में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की और जिसमें विज्ञान और कॉमर्स दोनों विषय रखे कि जिससे हमारे हरदोई के बच्चे, और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम सारे बच्चे हरदोई से BSc MSc BCom MCom करके आज तमाम जीवन के बहुत ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं। हरदोई जिले में आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए लगभग कितने विद्यालय बने? देखिए, और मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए मैं प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की संख्या बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने एक साथ जब मैं दोबारा शिक्षा मंत्री बना तो मैंने हरदोई में बालिकाओं की शिक्षा के विद्यालय नहीं थे, तो उस समय हमने राजकीय कन्या विद्यालय की स्थापना शायद जिला मुख्यालय पर भी नहीं थी, लेकिन हमने एक साथ 10 राजकीय कन्या विद्यालय हरदोई में खोले और लगभग हर ब्लॉक में मेरा ये प्रयास था कि एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना हो। उसी के चलते चाहे पिहानी हो, टोडरपुर हो, पाली हो, हरदोई शहर में हो, इस तरह से मैंने 1 दर्जन आर्य कन्या, वो क्या नाम, राजकीय कन्या पाठशालाओं की स्थापना की, इंटर कॉलेजों की स्थापना की। हरदोई के बाद मैंने पिहानी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की। आज वहां पर भी BSc BCom BA सारी शिक्षा दी जाती है। और उसके अलावा पिहानी के बच्चे जो होनहार बच्चे थे हमारे जनपद के, उनको आगे प्रतिभा को विकास का कैसे अवसर मिले, तो पिहानी में हमने नवोदय विद्यालय की स्थापना कराई और 2 ब्लॉक आते थे, पिहानी और टोडरपुर में आवासीय विद्यालय की स्थापना कराई, जिससे कि बच्चे वहीं रह करके उनको निःशुल्क भोजन, पुस्तक, सारी सुविधाएं थी और वहां रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ताकि आगे जाकर के तमाम सारे उन्नतशील कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हिस्सा ले सके और जीवन को आगे सुधार सके। और उसका नतीजा हुआ आज पिहानी नवोदय विद्यालय के बच्चे तमाम महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखा जाए एक सामूहिक प्रयास रहा और हमारी कोशिश रही कि लगभग हमारे हर न्याय पंचायत, तो कम से कम मुख्य न्याय पंचायतों में
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने जिससे ग्रामीण जनता को सुविधा हो सके इलाज की, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और पिहानी में मैंने एक संयुक्त चिकित्सालय बनाया जिसका नतीजा हुआ कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बेटियां, महिलाएं जिनको जरूरत पड़ती छोटी छोटी उसके लिए हरदोई भागना पड़ता था, आज वो सारी सुविधाएं पिहानी उपलब्ध। इस तरह से कुल मिलाकर के प्रयास रहा कि सामूहिक ढंग से हरदोई में कोई पॉलिटेक्निक नहीं था, हरदोई में पॉलिटेक्निक विद्यालय की स्थापना, पिहानी में ITI की स्थापना। इस तरह से अगर मैं गिनाने को बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये मेरा प्रयास रहा कि हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उनकी अच्छी शिक्षा कैसे हो सकती है, उनकी तकनीकी शिक्षा उनको कैसे मिले, जिससे कि आगे उनका कम से कम रोजगार के रास्ते खुले, ये मेरा प्रयास रहा। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए, लेकिन आज भी हरदोई का युवा, उसके पास ना तो वहाँ कोई फैक्ट्री है ऐसी कि जहाँ वो उसको जॉब मिल सके, तो जॉब के लिए या तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ भागने को आज भी विवश है। देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूं कि कम से कम उसके लिए मेरा जो प्रयास रहा, मैंने हरदोई में और विशेषकर पिहानी विधानसभा में 3 चीनी मिलों की स्थापना कराई। और निजी क्षेत्र की, मैं जानता था शासकीय क्षेत्र की चीनी मिलें थोड़े दिन बाद सिक हो जाती हैं, तो निजी क्षेत्र की DSCL ग्रुप से मैंने व्यक्तिगत वार्ता करके अनुरोध करके कि आपका पूरा सहयोग हम लोग करेंगे, और उनसे मेरे आग्रह पर 3 चीनी मिलें, आज चाहे वो हरियाणा की चीनी मिल हो, लोनी की चीनी मिल हो, घाघरा चीनी मिल हो, ये तीनों चीनी मिल हमारे प्रयास से वहां DSCL ग्रुप ने स्थापित की। और आज उसमें हमारे जनपद के और विशेषकर हमारे क्षेत्र से को लड़के रोजगार पाए हैं, क्षेत्र के किसानों को आय बढ़ी है, वो गन्ना की कैश क्रॉप पैदा करके आज मैं समझता हूं जहां घरों में पूरे गांव में 1-2 घर पक्के हुआ करते थे, आज लगभग 90% मकान गांव के पक्के हुए हैं गन्ना की खेती करके, गन्ना की उत्पादकता बढ़ा के। तो इस तरह से रोजगार से भी जोड़ने का काम किया। मेरे पास कृषि मंत्रालय था, मैंने पिहानी में एक ऐसा संयंत्र लगाया जिससे कि हमारे किसान अपना जो गेहूं धान पैदा करेंगे उसको उनको फाउंडेशन सीड दिया जाएगा और वो तैयार करके बाई बैक किया जाएगा महंगी कीमत पर, और उसको बीज के रूप में फिर किसानों को दिया जाएगा। उससे किसानों को काफी लाभ हुआ और तमाम सारे लोगों को रोजगार मिला। तो इस तरह से देखा जाए FCI के कंपाउंड पूरा बनाया, उसमें तमाम सारे लोगों को काम मिला। तो कुल मिला के जो उस समय सीमित संसाधन थे उनसे ये प्रयास रहा कि हम अपने यहाँ के नौजवानों के भविष्य की भी चिंता करें। आज 50 वर्ष आपको राजनीति में पूरे हो गए हैं। पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो जहां से आपने शुरुआत की थी, जो आपका दौर था और जो आपके समय हरदोई में नेता थे, चाहे बाबू परमाई लाल थे, धर्मगत सिंह जी थे या शारदा बख्श सिंह जी थे, वो दौर राजनीति का और आज भी जो इस समय जनप्रतिनिधि गण है, ये दौर, इसमें क्या अंतर पाते हैं? देखिए, समय बड़ा परिवर्तनशील होता है, आज का डिजिटल युग है, लोगों का जीवन बड़ा फास्ट है। उस समय लोगों में मैं समझता था कि जनता के प्रति जो जवाबदेही थी ज्यादा थी, जनता से उनकी संवाद भी ज्यादा था। आज लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन जो संबंध होना चाहिए वो संबंध उस तरह का कायम नहीं हो पाता। ये हटा देगा। तो उस तरह से सेवा भाव जो राजनीति का था उसमें कहीं जरूर कमी आ रही, लेकिन पुराने लोगों में जिनके आपने नाम लिए, चाहे बाबू धर्मगत सिंह रहे हों, बाबू शारदा बख्श सिंह रहे हों, मोहनलाल वर्मा जी रहे हों, ये लोग सब तपे तपाए लोग थे। इन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय बिताया था और 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते थे। आज के नेताओं से मिलना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी घूमा करता है। आपके कैसे संबंध थे इनसे? मेरे सबसे, देखिए, मेरा कभी व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं रहा, वैचारिक विरोध रहा। मैं अपनी पार्टी के प्रति, अपनी पार्टी की नीतियों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, लेकिन व्यक्तिगत मेरा किसी से विद्वेष नहीं था। मैं अपने सभी बड़ों का सम्मान करता था और छोटों से प्यार रहा। इसलिए मेरा कोई राजनीति में मतभेद हो सकते थे, लेकिन मनभेद किसी से नहीं रहा। हरदोई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो हो गई है और चल भी रहा है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज न होकर रेफर सेंटर हो गया है। छोटी छोटी जो है समस्याओं के लिए भी लखनऊ दौड़ना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो एक सौभाग्य की बात है कि हरदोई जैसे जनपद में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। उसके लिए मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को बधाई देता हूं कि उन्होंने योजना के अंतर्गत हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का
लेकिन अभी तक जिस तरीके के मेडिकल कॉलेज फैकल्टी मेंबर होने चाहिए वो अभी सब उपलब्ध नहीं हो सके हैं, वो सारी सुविधाएं नहीं है। इसलिए कई तमाम ऐसे गंभीर मामलों में वहाँ के डॉक्टरों को रेफर करना पड़ता है अपने मरीजों को, लेकिन जल्दी ही वो मेडिकल कॉलेज व्यवस्थित हो सकेगा और अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट वहाँ उपलब्ध होंगे ताकि वहाँ के लोगों का इलाज हो सके। अभी हाल ही में जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पे ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पीडीए की एक नई डिफिनीशन तैयार की। उन्होंने कहा पी फॉर पीड़ित पंडित। चूंकि आप बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, शायद आपसे बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है इस समय, शायद भाजपा में और अन्य किसी पार्टी के पास। इस पर आपका क्या कथन है? देखिए, ब्राह्मण एक बड़ी प्रबुद्ध कौम है और सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके वो चिंतन करती है। वो केवल बहकावे में आने का काम नहीं करती है, लोगों के चाल चरित्र और चिंतन तीनों को परखने का काम करती है कि समाज के प्रति किसकी क्या भूमिका है, राष्ट्र के प्रति किसकी क्या भूमिका है और स्वयं ब्रह्म समाज के प्रति क्या सोच है। इन सारी चीजों के समग्र सोच के साथ ब्राह्मण चिंतन करता है और इस तरह सतही नारों से ब्राह्मण भ्रमित नहीं होता है। ब्राह्मण दूरदर्शी और सोच समझ करके ही निर्णय करता है। और जिस तरीके से इन राजनीतिक दलों ने ब्राह्मणों को केवल चुनावी टूल बनाकर के इस्तेमाल करने का काम किया है, तो ब्राह्मण उस चीज से वो अच्छी तरह समझता है और स्थायी रूप से ये देखता है कि देश का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे तरक्की करेगा। उसकी सोच के दायरे में सारी चीजें आती हैं। वो केवल सतही नारे से प्रभावित नहीं होता। मैं नहीं समझता हूं, जहां तक बात जनेश्वर जी की है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, हमारे बहुत वरिष्ठ थे, लेकिन उन्होंने कभी जाति की राजनीति नहीं की। वो जाति तोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे, वो जनेऊ तोड़ो आंदोलन, लोहिया जी के जनेऊ तोड़ो आंदोलन से जुड़े। तो एक बड़े व्यक्ति थे, उनको इस तरीके से किसी परिधि में बांधना उचित नहीं होगा। 2027 का चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है। हरदोई में क्या देखते हैं आप? देखिए, हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, दोनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास का काम हुआ है, आज हरदोई से 3 नेशनल एक्सप्रेसवे निकली है, गंगा एक्सप्रेसवे हो, इनमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, मैंने कहा कि मेरी भूमिका ये कि हमारे यहाँ सारी सीटें जैसी थी, 8 सीटें विधानसभा जीतेंगी और आगे जब लोकसभा है वो जीतेंगी, क्योंकि जनता देखती है कि स्थायी रूप से हरदोई के विकास में किसकी भूमिका है, प्रदेश के विकास में किसकी भूमिका है। योगी जी के शासन में जिस तरह से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, काम करने की लोगों की सुविधा, आज हरदोई का जो औद्योगिक क्षेत्र संडीला है तेजी के साथ विकसित हो रहा है, तो हरदोई के लोगों को इन सारी चीजों का भी प्रभाव है। 3 हाईवेज, हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, सब हरदोई से होकर के निकल रही, तो हरदोई के चौमुखी विकास हुआ है। तो हरदोई की जनता अकृतज्ञ नहीं है, वो भाजपा को जिताने का काम करेगी। हरदोई के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से मेरी यही अपेक्षा है कि कोई अपने भविष्य को लेकर के उन्हें काम करना चाहिए, आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। हरदोई जनपद के प्रति उनके मन का जो दायित्व है उसको भी, कैसे हरदोई का विकास होगा, जब हमारे यहाँ के नौजवान अच्छी जगहों पे जाएंगे तो हरदोई भी अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो बजाय इधर उधर की चीजों में पढ़ करके एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, हरदोई का नाम गौरव बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद, हरदोई के कद्दावर नेता। उन्होंने बड़ा बेबाकी से अपनी बातें रखी। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से संदीप चंदेल।